जी हाँ, ये बहुत खास विषय है चर्चा का। टॉप नहीं तो होप नहीं। टॉप अगर आपने कर लिया तो कई रास्ते खुल गए, ये हर कोई मानता है। लेकिन अगर टॉप नहीं किया तो क्या सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर मेरी सहयोगी सुमेरा खान को, इस खास पैनल को एग्जीक्यूट करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल चारू शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर। संस्कृत यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सचिन गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर एक एक करके, आप सभी आ जाएं। चारू शर्मा जी, प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय दिल्ली। डॉक्टर सचिन गुप्ता। पंकज शाह, वाइस चेयरमैन ICAI के करियर काउंसलिंग कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, आप भी आए प्लीज मंच पर। और इस सेशन को कंडक्ट करेंगी मेरी सहयोगी सुमेरा खान। सुमेरा, ओवर टू यू। बहुत स्वागत है चारू जी आपका भी, पंकज जी आपका भी। और जैसे कि हमने इस सेशन का भी नाम रखा है टॉप नहीं तो होप नहीं। और मैं इसी सवाल के साथ शुरुआत करूंगी। चारू जी, चाहूँगी आप इसका जवाब दें कि हम ये टॉपर्स को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन टॉपर्स तो कुछ ही होते हैं। बाकी सब छात्रों के मन में ये सवाल ज़रूर होता है कि अगर टॉप करा तो रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन अगर टॉप नहीं किया, अगर आप इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं ला पाए तो फिर क्या विकल्प है? तब क्या रास्ते और विकल्प कम हो जाते हैं? क्या आप किस तरह से देखती हैं आप इसे? थैंक यू वेरी मच। मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल के नाम से ज़्यादातर लोग इसको पहचानते हैं, मैं वहाँ की प्राचार्य हूँ। तो वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, दे आर ऑफ वेरी डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड, diversified in a way that if we talk about their educational background, parents' educational background, economic background, cultural background, so there is too much of diversity. तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबब बन जाता है कि एक शिक्षक के लिए एक क्लासरूम है जो बहुत ही हेट्रोजीनियस सेटअप है। और यहाँ पर मैं जब वो बच्चों को सुन रही थी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख रही थी, उनकी तैयारी देख रही थी और उनका जज्बा देख रही थी, तो एक सरकारी स्कूल में जब टीचर पढ़ाता है तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज भी होता है और एक एडवेंचर भी होता है और एक एक्सपीरियंस भी होता है कि हर बच्चे की क्षमता बिल्कुल एक समान नहीं होती है। तो हमारे अंदर सबसे पहले ये एक्सेप्टेंस होनी ही चाहिए कि इन अ क्लासरूम दैट एवरी चाइल्ड हैज़ डिफरेंट पोटेंशियल, but inherently every child has that kind of trait that the teacher's duty is to take out to the best of the level. तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो मंत्रा है वो सिर्फ टॉपर्स बनाने का नहीं है, हमारा जो मंत्रा है वो ये है कि हर बच्चे की जो क्षमता है उसको टॉप लेवल पे ले जाने का है, तो हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ होंगी, हमारे जितने भी कम्युनिकेशन मोड होंगे या जो भी हम टीचिंग देना चाहते हैं उसका ओरिएंटेशन अपने आप बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। तो इट्स मोर अबाउट द एक्सेप्टेंस। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें जो छात्र की क्षमता है उसको उसके मैक्सिमम पर लेकर जाना है। इस पर मैं वापस आऊँगी क्योंकि ये अपने आप में बहुत फिर चैलेंजिंग हो जाता है टीचर्स के लिए कि कैसे आप क्षमता को पहचानें और कैसे उसको फिर आप उसके मैक्सिमम तक लेकर जाएं। लेकिन पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, आप तो करियर काउंसलिंग के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। क्या विकल्प होते हैं छात्रों के पास और क्या फिर एक तरह की छात्रों के अंदर भी ये भावना आ गई है? क्योंकि देखिए अब हम कट ऑफ्स देख रहे हैं कि कहाँ जाती जा रही है, वो कभी कभी उसके बारे में भी एक सवाल होता है कि ये प्रैक्टिकल भी है या नहीं, जितनी कट ऑफ हो गई हैं। छात्रों को ऐसा लगता है कि अगर हम इस तक नहीं पहुँचे या इस कट ऑफ तक नहीं पहुँचे तो हमारे दाखिले हमें अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पाएंगे, हमें अच्छा कोर्स नहीं मिल पाएगा। तो कैसे करियर काउंसलिंग आप करते हैं और क्या विकल्प हैं छात्रों के पास? सुमेला जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स सबसे डिफ़िकल्ट कोर्सेज में माना जाता था और हमारे यहाँ टॉप आना तो ठीक है, कई बार जो है बच्चे उत्तीर्ण भी नहीं कर पाते थे।
2 से 5% रिजल्ट पहले हुआ करता था। हमारे यहाँ 2 अटेम्प्ट होते हैं, मई और नवंबर। तो हम बच्चों का मोरल बूस्ट करने के लिए हमने कॉमन वो कर दिया कि यार फेल हो गए तो कौन सी बड़ी बात है, ट्राई नेवर सरेंडर, आफ्टर मे देयर इज नवंबर। तो इस तरीके से, और अगर हम इतिहास को भी देखें तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि टॉपर्स ने सब कुछ किया है। थॉमस एल्वा एडिसन 1000 बार फेल हुए बल्ब बनाने में, और उन्होंने बोला मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके हैं कि बल्ब कैसे नहीं बनता। अमिताभ बच्चन जब अपना इंटरव्यू देने गए थे तो अमिताभ बच्चन को शिक्षक की नौकरी में रिजेक्ट कर दिया, उनकी आवाज़ जो है रेडियो के अंदर कहा गया था। स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया था एप्पल से कि यार आप फेलियर हो, बाद में उन्होंने ही अपने आप को प्रूव किया। तो कई बार मेरा तो ये मानना है कि फेलियर या टॉप नहीं आना हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है कि और मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपनी सफलताओं को छुएं। तो जी, क्योंकि देखिए आपने टॉप नहीं किया, हर कोई तो टॉप करेगा भी नहीं, टॉप तो एक ही छात्र करेगा, या जो भी जितने भी छात्र हैं वही टॉप करेंगे, बाकी तो उसके नीचे ही आएंगे। विकल्प आपके पास बहुत से हैं, ये बताने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है करियर काउंसलिंग, और क्या उसका विकल्प सब छात्र चुनते हैं, सब पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे करियर काउंसलर के पास जाएं? क्या ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म हो गया है, या अभी भी ये एक्सेप्ट होना बाकी है कि आपको जाना चाहिए ज़रूर करियर काउंसलर के पास? करियर काउंसलर के पास जाने की भी काउंसलिंग हमारे समाज के अंदर जो है वो करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर एक बच्चा स्पेशल होता है, उसका माइंड का एप्टीट्यूड अलग होता है, किसी का लॉजिकल रीजनिंग होता है, कुछ थ्योरी में अच्छे होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल में अच्छे होते हैं, किसी का इंटरप्रिटेशन अच्छा होता है। तो हर एक के लिए एक प्रोफेशन बना हुआ है, ज़रूरत है सही चीज़ को पहचानने की, और इस मामले में इस चीज़ को पहचानने का काम करियर काउंसलर्स करते हैं। तो समाज में हमको ये मैसेज जाना चाहिए कि बच्चे का क्या एप्टीट्यूड है, पहले उसको पहचानें और सही रास्ता दिखाएं, जिसके लिए करियर काउंसलिंग की बड़ी भूमिका है। चारू जी, हम बच्चों के दबाव की बात कर रहे हैं कि बच्चों पर दबाव आ जाता है, और हम पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, पीयर प्रेशर, तमाम तरह के प्रेशर्स हैं कि आप टॉप करें, आप अच्छे नंबर लाएं, आप अच्छे कॉम्पिटिशन्स को बीट करें। टीचर्स पे भी प्रेशर की बात होती है, टीचर्स पे कितना प्रेशर होता है, और क्या ये प्रेशर उन पर भी होता है कि हमें बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने छात्रों से करा कर देना है? क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं स्कूल का कट ऑफ क्या है, आपकी कक्षा से कितने बच्चे पास हुए, टीचर्स पे कितना प्रेशर है? देखिए, ये तो सच्चाई बिल्कुल है ही कि किसी भी स्कूल की पहचान उसके रिज़ल्ट के द्वारा ही करी जाती है। आजकल 11वीं में एडमिशन्स चल रहे हैं, जब से 10th का रिज़ल्ट आया है, तो जो फेस वैल्यू पे पेरेंट की प्रेफरेंस होती है वो वही होती है कि किसी स्कूल का रिज़ल्ट कैसा रहा। रही बात टीचर्स पे प्रेशर की, तो मेरे ख्याल से इसको प्रेशर शब्द से नहीं आकलन करना चाहिए। एक टीचर की जो आइडेंटिटी है वो उसके बच्चों का अचीवमेंट लेवल ही है, और मैंने ऐसे देखा है कि अगर एज अ प्रिंसिपल इफ़ आई क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन माई विद्यालय, like I said, that the students have had to be taken to the best of their potential. The same goes with the teachers also. That as a principal, I need to create an environment whereas there is a healthy competitiveness also and the desire also amongst the teacher. कि हमारे जितने बच्चे हैं, एक परफॉर्मेंस इंडेक्स, एक एवरेज मार्किंग के हिसाब से अगर हम कहते हैं, तो अगर टीचर की तैयारी पूरी है कि भी एग्जामिनेशन में क्या बदलाव आ रहे हैं, अपडेटेड रहना, तो इट्स ऑल अबाउट द आइडेंटिटी, इट्स ऑल अबाउट द रेस्पेक्ट कि उसके टीचर होने का क्या मायने हैं। इसके लिए तो उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप इससे पहले बात कर रही थी कि बच्चों की प्रतिभा को पहचानना बहुत ज़रूरी है, और वो माँ बाप के बाद और कभी कभी माँ बाप से बेहतर शिक्षक पहचानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से बच्चों के बारे में आपसे बेहतर या माँ बाप से भी बेहतर शिक्षक समझा सकते हैं या समझते हैं, उनकी पर्सनालिटी को समझते हैं, उनकी पोटेंशियल को समझते हैं। तो वो, और फिर मगर आपको इतने बच्चों को पढ़ाना है तो आप हर छात्र को तो इंडिविजुअल अटेंशन दे नहीं सकते हैं। उसमें कितना अहम रोल है टीचर का, और कैसे फिर आप उस चैलेंज को से निपटते हैं कि देखिए इस बच्चे में ये कैपेबिलिटी ज़्यादा है, उसको ये गाइडेंस चाहिए, इसको ये गाइडेंस चाहिए, तो क्या ये आसान है? इसमें चुनौतियाँ क्या हैं और कैसे करते हैं आप? ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबसे अच्छी बात ये हुई कि एकेडमिक सब्जेक्ट के बारे में ही पहले बातें होती थी कि भाई अगर आप एकेडमिक में अच्छे हैं तभी आप सोसाइटी में आप एक रेस्पेक्टेबल करियर चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अच्छा बदलाव हुआ वो क्रॉस कल्चरल हुआ कि अगर हम आर्ट के बारे में बोलें, अगर हम वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बोलें, अगर हम स्किल एजुकेशन के बारे में बोलें, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। तो एज अ टीचर ऑल्सो
अब हमें ये समझ है कि मेरा बच्चा फिज़िक्स में नहीं कर रहा है, अकाउंट्स में नहीं कर रहा है, सिर्फ सीए या इंजीनियरिंग या हम कुछ एक लिमिटेड करियर के बारे में अब ऐसी कंडीशन नहीं रही है. तो एवरी चाइल्ड हैज़ सम और द अदर एरिया टू एक्सप्लोर अबाउट. हाँ, इसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है. तो टीचर्स की भी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे बच्चों की होती है. तो द रोल कैन बी प्लेड बाय अ efficient counselor in the vidyalaya. Also the social media is also playing a very important role. आजकल ऐसा नहीं है कि भाई पेरेंट को अगर नहीं पता है तो बच्चों को भी नहीं पता है. बच्चे आजकल अपने आप से भी अपने टैलेंट को ढूंढने में पहले से ज़्यादा सक्षम हैं. और फिर टीचर्स का और स्कूल का ये रोल होना चाहिए कि अगर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कोई किसी तरीके की दूरी है, पेरेंट्स के मन में अभी भी ये समझ है. अब अगर एडमिशन के लिए पेरेंट आता है तो वो यही कहता है, मैडम प्लीज़ साइंस दे दीजिए ना. तो साइंस क्यों दे दीजिए, बच्चा क्या चाहता है, किस, अगर मैं आगे से 10 साल की बात करूं तो वो बच्चे को कहाँ देखते हैं. तो कुछ लाइव एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम बिल्कुल पेरेंट्स के अंदर और बच्चों के अंदर ये समझ पैदा करते हैं. इट्स नॉट टू मच ऑफ चैलेंजिंग बट इट्स रेदर वेरी इंजॉयबल एक्शन. पंकज जी, चारू जी ने जिक्र किया सोशल मीडिया से भी बहुत से छात्र देखते हैं, उन्हें बहुत से विकल्प दिखाई देते हैं, वो बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. छात्र आजकल बहुत सारे हैं जो सोशल मीडिया से ही इंस्पायर्ड हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं. आजकल सोशल मीडिया तो खैर आजकल डॉक्टर भी सोशल मीडिया है, आपका काउंसलर भी सोशल मीडिया है, आपका दोस्त भी सोशल मीडिया है, सब कुछ सोशल मीडिया हो गया है. तो सोशल मीडिया कितनी बड़ी चुनौती है कि वहाँ से वो सही इन्फॉर्मेशन लें और उसको काउंसलर के तौर पर इस्तेमाल ना करें. देखिए, सोशल मीडिया एक इतना बड़ा अस्त्र है, आप जिस तरीके से चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आप पॉजिटिवली देखें तो आजकल कोविड के बाद नॉलेज का इतना बड़ा रिपोजिटरी क्रिएट हो गया है सोशल मीडिया पे और इंटरनेट के ऊपर कि आप कहीं भी किसी भी विधा को सीख सकते हैं, जान सकते हैं. बट वहीं अगर हम डिस्ट्रैक्ट होने जाएं तो इट कैन डिस्ट्रैक्ट. तो गाइडेड रूप में अगर हो, एक प्रॉपर काउंसलर या किसी सीनियर या किसी के मार्गदर्शन के अंदर अगर हम सोशल मीडिया को यूज़ करें तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम प्राप्त कर सकते हैं. तो गुरु की जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा रहेगी और गुरु के मार्गदर्शन में आप करें तो सोशल मीडिया आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है. ये लेकिन चारू जी, ये क्या सरकारी स्कूलों में ये संभव है कि आप उनको किस तरह से एआई, किस तरह से सोशल मीडिया, किस तरह से इन तमाम जो नए टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं उनका सामना कैसे करेंगे, इसके लिए उनको प्रिपेयर करना, क्या ये संभव है? Because it's definitely a part of curriculum only. Now AI is being incorporated in the CBSE curriculum right from class 9 onwards. बच्चे बहुत अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जो बिल्कुल सोसाइटी बेनिफिशरी है उसकी. और अगर मैं अपने ही विद्यालय की बात करूं तो मैंने देखिए, मेरा जो विद्यालय था वो केंद्रीय विद्यालय बनने से पहले एक सर्वोदय विद्यालय था. तो सर्वोदय विद्यालय जो बच्चों का बैकग्राउंड था, थोड़ा सा हम ये कहें कि बच्चे जहाँ से भी जिस परिवेश से आ रहे थे उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं था. एंड I as a principal also thought that whether the children will be able to adapt with the AI introduction in the vidyalaya or not. तो सारे सरकारी स्कूलों में पहली एक AI लैब हमने सेटअप करी और आज की स्थिति ऐसी है कि बच्चे का प्रोजेक्ट PMO ऑफिस के द्वारा भी अडॉप्ट किया गया एंड द चाइल्ड इज़ एक्सेलिंग लाइक एनीथिंग. तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ हमारी दिमाग की सोच है. वी लिमिट आवर थिंकिंग प्रोसेस दैट दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ बीइंग लिमिटेड or has the privilege for particular set of people. It's not like that. क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, वो सबके लिए चुनौती है. छात्रों को सही गाइडेंस मिले, ये चुनौती है. आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं, बच्चे एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो एआई का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उनकी शिक्षा में वृद्धि हो रही है या वो अपने काम को दूसरे पर डाल दे रहे हैं और कुछ सीख नहीं रहे हैं. टीचर्स के लिए भी तो चैलेंजिंग है. टीचर्स को भी तो अपने आप को नए चीज़ों के लिए इक्विप करना पड़ रहा है. तो टीचर्स के लिए एआई, टेक्नोलॉजी, तकनीक, ये कितना बड़ा चैलेंज है और उसको उनको इक्विप करने के लिए क्या किया जा रहा है कि वो भी इस नई तकनीक के साथ अपने आप को अडाप्ट कर सकें? देखिए, मुझे चार्ल्स डार्विन का एक स्टेटमेंट याद आता है दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आर नॉट द वन हु आर द मोस्ट इंटेलिजेंट वन बट द वन हु आर मोस्ट अडेप्टेबल टू द चेंज. तो बिल्कुल ये बात हमेशा 100% बिल्कुल यही सच्चाई है कि जो कुछ बदलाव आ रहा है, इट इज़ सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस जिसके लिए भी है, तो उसको तो अपने को अपडेट करना ही पड़ता है.
और बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल हैं कि आजकल अगर हम देखें तो 100% ICT हमारे इंटरेक्टिव पैनल्स हैं, तो अगर उसका यूसेज नहीं आएगा तो इट्स नॉट अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर, इट्स अबाउट द फैसिलिटेशन ऑफ द टीचर फॉर मेकिंग द लर्निंग प्रोसेस मोर एंटरटेनिंग, एक्सपीरियंशियल, प्रोजेक्ट बेस्ड। तो उसके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। पंकज जी, क्योंकि हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं इसलिए उसकी चर्चा भी ज़्यादा होती है। आजकल तो जैसे कि हम बात ही कर रहे थे कि सोशल मीडिया, AI, ये तमाम जो चीज़ें हैं उसका छात्र इस्तेमाल भी करते हैं और बहुत एक्सपोज्ड हैं। ये एक्सपोजर उनके लिए एक बहुत वास्ट सी की तरह है ना, बहुत कुछ दुनिया में वो देख सकते हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, वो सब देख सकते हैं। लेकिन फिर सोशल मीडिया में वो करियर भी बनाना चाहते हैं। बहुत यंग बच्चे बहुत पैसा कमा रहे हैं और स्किल एज सच उन्होंने कोई हासिल नहीं किया है। वो सोशल मीडिया पे ही अब CFO शायद नहीं बनना चाहते हैं, अब वो CA शायद ना बनना चाहें, उन्हें लगे यही विकल्प है। तो क्या ये हमारे जो स्किल्ड लेबर है या जो हमारे स्किल्स हैं उसको प्रभावित करेगा? क्या आप देखते हैं ये कितना बड़ा चैलेंज है इसको नेविगेट करना, ये जो नई हम एक तकनीक देखते हैं? देखिए, जो बहुत ग्लैमरस या अट्रैक्टिव चीज़ होती है उसकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। वैसे अगर आप सोशल मीडिया में केवल अगर आप जाएंगे, स्किल्ड का इंपॉर्टेंस हमेशा था, है और रहेगा। सोशल मीडिया कुछ आकर्षण क्रिएट कर रहा है कि हमें लगता है कि यार विजिबिलिटी बढ़ रही है, कुछ हो रहा है, और अभी साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत आ रहे हैं हमारे अंदर नई नई बीमारियां आजकल जो है, पहले बीमारियां अलग होती थी, अब फोमो हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये सब सोशल मीडिया से हो रहा है। तो एक प्रॉपर व्यक्ति काउंसिल करके उनको घर में जब सब लोग बैठे साथ में एक गाइडेंस हो कि यार लॉन्ग टर्म विजन में मेरे लिए क्या अच्छा है, इस चीज़ की लाइफ कितनी है और लॉन्ग टर्म में मुझे क्या स्किल्स रिक्वायर करनी है जिससे मैं एक्चुअल में अपना करियर बिल्डअप कर सकूंगा। लेकिन क्या इसको लेकर एक्चुअली आपको गाइडेंस देनी पड़ती है छात्रों को जो आपके पास आते हैं? क्या जो CA के लिए तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको है ये कि आपको उनको कहना पड़े कि नहीं डिटॉक्स करो भाई, सोशल मीडिया डिटॉक्स करो, इससे अपने आप को थोड़ा दूर रखो, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो, इसकी ज़रूरत पड़ती है? या वो आपसे गाइडेंस मांगते हैं कि देखिए हम इनको फॉलो करते हैं, क्या ये सही है, इसको फॉलो करें? या आप बताते हैं कि देखिए अगर तुम्हें फॉलो ही करना है तो इन 4 लोगों को करो या इन वेबसाइट्स को करो या यहाँ से बेहतर, क्या ये है पार्ट आपकी? देखिए, करियर काउंसलिंग की रेगुलरली हमारी वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ बच्चों को इस तरीके का गाइडेंस दिया जाता है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं। और एक सबसे बड़ी ब्यूटी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की है कि यहाँ पर बच्चा कोर्स करिकुलम इतना अट्रैक्टिव है, डायनेमिक है, चेंज होता रहता है कि उसमें इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस की तरफ कम जाता है। दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ आवर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया से उसको अट्रैक्शन नहीं आएगा। जब वो पढ़ने का और एक नशा लग जाता है तो उस नशे के आगे और कुछ भी नहीं होता। या ये एक भी कह सकते हैं कि उसकी पढ़ाई का बोझ इतना है कि उसके पास समय नहीं है कि वो सोशल मीडिया देखे। पढ़ाई का एंजॉयमेंट मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि डायनेमिक है, रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो एक्चुअल में उसको यूज़ आ रहे हैं। और हमारा जो कोर्स करिकुलम है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी या प्रोफेशनल आपको बताऊं मैं, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। वो पढ़ता है और उसको डायरेक्ट अप्लाई करता है, तो वो जो प्रैक्टिकल रहता है उसकी वजह से बोरियत नहीं होती उसके अंदर, उसको डायरेक्ट लाइव एप्लीकेशन लग रहा है तो इंटरेस्ट बना हुआ रहता है। चारू जी, आपने कहा कि देखिए बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, हम अपने शिक्षकों को भी ट्रेन कर रहे हैं नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी बहुत से बदलाव आए हैं। क्या हम वाकई उस गति से अपने आप को बदल रहे हैं जिस गति से दुनिया में शिक्षा पद्धति बदल रही है? Last night only I was hearing that India is heading towards the 4th largest economy. तो मुझे ऐसा लगता है कि पेस कहीं पर धीमे हो सकता है, पर बिल्कुल हम जो हमारी डायरेक्शन है वो बिल्कुल उसी तरफ है। एंड जैसे हम हमेशा कहते हैं दैट वी बिकम what we repeatedly do so that excellence doesn't become an action, rather it becomes a habit. तो अगर हम रोज़ उसी तरीके से अपने आप को ग्रूम करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने की। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जब आप सोशल मीडिया पे बहुत फोकस कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट द एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट अ वेरी वेरी ब्रॉड होराइजन। हम जब पढ़ते थे तो हमें NCERT के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, पर आज के टाइम पे आपके पास कम्युनिटीज़ हैं कि अगर आपका टाइम इसमें बहुत वेस्ट हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है,
तो अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप कैसे स्टेप्स में बहुत ही मिनटों में अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, तो इट्स अबाउट द माइंडफुल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो ये बच्चे बैठे हैं, अगर हम किसी को चस्का लगा दें, हम उसकी आदत ही ये डलवा दें कि भाई आपको किस चीज़ में, हम कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि परीक्षा एक उत्सव है, तो पढ़ने का अगर चस्का लग जाए, हम उसको एडिक्शन का नाम भी दे सकते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। तो वैसे ही जो टीचर्स भी हैं, जो उन्होंने अपने टाइम पे पढ़ा और जो आज पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत कुछ बदलाव है। तो समय के साथ चलना उनकी ज़रूरत भी है और आवश्यकता एक तरह से हर किसी के लिए अगर हम कहें तो वो बिल्कुल बन चुकी है। हम अब आपसे पहले सेशन में छात्रों से बात कर रहे थे, जो टॉपर्स थे उनसे बात कर रहे थे, और उनसे पूछा हमने कि आपके क्या सूत्र हैं टॉपर बनने के। लेकिन आपके सामने तो तमाम छात्र आते हैं, पूरा स्कूल है और तमाम छात्र हैं जिनको आप देखते हैं और ग्रूम करते हैं और उनको मदद करते हैं, काउंसिल करते हैं। छात्रा थी, बता रही थी कि उनकी प्रिंसिपल काउंसलर हैं और काउंसिल करती थी उनको। कैसे ये जो छात्रों में, स्कूलों में भी ये कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि हमें अच्छे से अच्छा करना है, और ये सकारात्मक पहलू को अगर हम देखें तो उससे कैसे आप काउंसलिंग करते हैं? आपके मुताबिक क्या सूत्र हैं टॉपर बनने के लिए या अच्छा करने के लिए, एक्सेल करने के लिए छात्रों के लिए? टीचर या शिक्षक या प्रिंसिपल होने के नाते आप कैसे देखती हैं? सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि हमें सेल्फ डिफीटिंग टॉक्स बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि कोई बच्चा कहे कि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको कि मैंने बताया जैसे कि एक सरकारी स्कूल है, बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं, उनकी परवरिश भी अलग अलग होती है। तो जब बच्चा एक स्टेज होती है कि भाई परफॉर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पर अपेक्षा अनुरूप उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको ये पहचानना पड़ता है कि बच्चे के प्रयास में किस तरीके की कमी है। क्या उसके अपने प्रयास में कमी है, या शिक्षक की टीचिंग स्ट्रैटेजी में कोई कमी है, या घर के सपोर्ट में कोई कमी है। तो एक पूरा होमवर्क केस स्टडी के फॉर्मेट में आपको करना पड़ता है और बच्चे को ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि आपको कोई सुनने वाला है। हमेशा ही सब कुछ अच्छा अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। We all know that we see only tip of the iceberg. We never try to explore out that what is the hardships. It is there. समुद्र के अंदर जो उथल पथल चलती है वो तो किसी ने देखी ही नहीं होती है। तो हमें उनको सहज करना पड़ता है कि किसकी लाइफ में चुनौती नहीं है, हर किसी की लाइफ में है, और नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू पास अवे। तो बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग डेवलप करना, उनको ये विश्वास दिलाना कि हम आपके साथ हैं, चाहे वो गलत ही कह रहा हो, पर उस पल उसका विश्वास जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय सब्जेक्ट के। चारू जी, इस पर मुझे एक सवाल ध्यान आया, मैं वापस आपके पास आऊँगी, जानूंगी कि 9th-10th में आने पर बच्चों पर ध्यान देना शुरू करते हैं या शुरू से ही ये काउंसलिंग चलती है। लेकिन पंकज जी, आपके लिए मेरा एक सवाल कि सीए का एग्ज़ाम भी बहुत मुश्किल इम्तहानों में माना जाता है। कई छात्र कई अटैम्प्ट्स देकर इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। दिल्ली में तो एक लेन है, सीए लेन, तमाम छात्र सालों पढ़ाई करते हैं और फिर सीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। जिसने किया है उसको हम लोग बड़ी जो हमारे साथ पढ़ते थे लोग कि भाई अच्छा सीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो मतलब बहुत बड़ा आपने काम किया है। लेकिन जब बहुत साल, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो कई बार अटैम्प्ट देते हैं और नहीं क्लियर कर पाते हैं, कहाँ आप जब काउंसलिंग करते हैं तो आपको लगता है कि कहाँ मैक्सिमम दिक्कत हो रही होती है, या क्या आपका निष्कर्ष उससे या निचोड़ निकलता है इस तरह के छात्रों को देखते हुए कि कहाँ वो कमी कर रहे होते हैं, कहाँ वो पिछड़ रहे होते हैं? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो पढ़ाई है ये बहुत एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई है, कोर्स करिकुलम भी वाइड है और इसके रेप्लिकेशन भी वाइड है। आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे तो उसको ज़रूरी नहीं कि अकाउंट्स और ऑडिटिंग में ही काम करे। पूरी दुनिया में इस चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री का इंपॉर्टेंस है। आप सिंगापुर चले जाएं, आप और दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएं, तो आपको वहाँ का अकाउंटिंग नहीं पढ़ना है। अगर आप इंडियन सीए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पावर्स मिल जाते हैं वहाँ पर कि आप वहाँ के भी सीए का काम कर सकते हैं, सीपीए का काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब इतना रिकग्निशन है पूरी दुनिया भर में तो एक टफनेस लेवल रहेगा उसके अंदर। बट जो ओवरऑल स्टडी, होलिस्टिक स्टडी होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, वो कर गए, वो क्वेश्चन आए नहीं आए, ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर किसी ने पूरा करिकुलम ढंग से पढ़ा है और थ्योरी और प्रैक्टिकल का प्रॉपर कॉम्बिनेशन किया है
तो आई कैन गारंटी कि वो बच्चा जो है सक्सेस अल्टीमेटली उसको प्राप्त होती है हमारे यहाँ जी। मतलब कहीं कमी रह रही होती है उसकी तरफ से, जिसकी वजह से वो नहीं क्वालिफाई कर पा रहे होते और फिर वो गाइडेंस मिले सही तो करते हैं जी। लेकिन चारू जी, मैं अपने उसी सवाल पर वापस आऊँगी कि हम अक्सर देखते हैं स्कूलों में कि जब बच्चे 9th 10th या सीनियर क्लासेस में पहुंचते हैं तो बहुत इंडिविजुअल फोकस बहुत होता है उनके ऊपर। कम से कम प्राइवेट स्कूल्स में तो हम ये देखते हैं, आप हमें बता सकती हैं कि केंद्रीय विद्यालय में आप लोग क्या करते हैं, लेकिन तब बहुत फोकस हो जाता है क्योंकि सबको लगता है कि अब रिज़ल्ट है, बोर्ड है, तो अब इसका रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट है और मैटर करता है। लेकिन बच्चे तो शुरू से ग्रूमिंग उनकी ज़रूरी है कि जब आपकी पढ़ाई शुरू हुई तभी से आपको धीरे धीरे उस ओर लेकर जाया जाए कि आप जब 10th में पहुँचे या 9th में पहुँचे तो आपके लिए आसान हो जाएं चीज़ें। क्या वो है पद्धति कि शुरू से आप ग्रूमिंग करें, क्योंकि अभी तो बच्चों पर बचपन से प्रेशर आना शुरू हो गया। प्रेशर कहाँ से आ रहा है इस पर ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा। पर जब आप ये बात बोल रहे हैं कि 9th 10th ऑनवर्ड्स ही ज़्यादा फोकस होता है एकेडमिक, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो आप प्राइमरी एजुकेशन में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे इतना सारा काम क्यों किया गया? क्योंकि ये देखा गया कि जब से हमारा RTE आया था एजुकेशन सिस्टम में, तो बच्चे अगर बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गए हैं कि ओके फाइन, वी आर गोइंग टू वेक अप वंस वी रीच आउट टू द क्लास 9, सो द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड बेसिक न्यूमरेसी और बेसिक लिटरेसी में काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट आया। तो इसलिए आज के समय में प्राइमरी एजुकेशन में कैच देम अर्ली, आपका चाहे वो ओरल हो, चाहे वो आपका नंबर्स हो, चाहे वो आपका बेसिक हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी हैं और इस पे ज़्यादा मेहनत भी करी जा रही है। क्योंकि हम टॉपर्स की बात कर रहे हैं, हम कट ऑफ परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम हम रिपोर्ट्स फाइल कर चुके हैं, ऐसी तमाम हम न्यूज़ रिपोर्ट्स देखते हैं जहाँ पर बच्चे 6ठी क्लास में हैं और पढ़ शायद सही नहीं पा रहे हैं, स्पेलिंग सही नहीं लिख पा रहे हैं। हम उस लार्जर पॉपुलेशन की बात नहीं करते हैं, तो वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कैसे उसको हम इम्प्रूव करने पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ये तो कुछ टॉपर्स हैं, बट जो पूरे देश की शिक्षा पद्धति है उसको कैसे सुधारा जाए। नहीं, तो बिल्कुल मैंने आपको यही बोला ना कि पहले जो बात होती थी वो बड़ी क्लासेस के बारे में ही बात होती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपके अलग अलग मॉड्यूल हैं। देखिए, आपकी जो NCERT की किताबें हैं जो नई आई हैं अभी, अगर आप देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं दे रही हैं आपको। इट्स प्योरली एंड प्योरली आउट ऑफ क्लासरूम, कि आप उसको एक्सपीरियंस करें, उसको समझें, उसको एब्जॉर्ब करें और टीचर को उसको पढ़ के कैसे पढ़ाना है, इस पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी जा रही है। तो ये आप कुछ समय के बाद ही इसका असर देख पाएंगे कि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी द रिजल्ट of this particular generation, whosoever is going to come later to the higher classes, that how this has impacted the performance of the students. पंकज जी, लेकिन हम सिर्फ CA की बात ना करके बाकी भी प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हम बहुत जो लिमिटेड को मतलब वास्ट है, बहुत ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन कुछ करियर्स हैं जिन पर बहुत फोकस है, उसको लोग ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। या अगर आप ज़्यादा अच्छी परसेंटेज लाते हैं तो लोग CA, MBA, डॉक्टर, इंजीनियर, ये कुछ क्या अभी भी हम वहीं पर अटके हुए हैं या अब हम उस डाइवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर कि और तमाम विकल्प हैं और उसकी काउंसलिंग भी हम छात्रों को देते हैं? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हुआ या डॉक्टर हुआ, ये कन्वेंशनल कोर्सेज हैं, हर पेरेंट के मन में रहता है क्योंकि उन्होंने वही सुन रखा है। बट आज के समय में लोगों का हॉराइजन बढ़ते जा रहा है, इससे इंसिडेंटल भी जो कोर्सेज हैं उसकी तरफ भी लोगों की रुचि बढ़ते जा रही है। बिकॉज जिस हिसाब से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, गाइडेंस बढ़ा है। पहले बहुत लिमिटेड गाइडेंस हुआ करता था, एक गांव में अगर किसी ने डॉक्टर कर लिया, CA कर लिया, तो वो जो है उसी की राह पे सब चला करते थे। अब पॉपुलेशन बढ़ी है, मार्केट भी उस तरीके से बढ़ते जा रहा है। आज देश की इकोनॉमी जिस तेज़ी से बढ़ रही है तो हमको फाइनेंस में कई सारे प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में ये कोर्स की ब्यूटी ये है कि जैसे कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी बन पाया, हमने इंटर क्लियर कर लिया, फाइनल नहीं क्लियर कर पाए, तो बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट्स के रूप में अकाउंटिंग और आउटसोर्सिंग का बहुत काम है। आज हमारे देश के अंदर इंडिया आउटसोर्सिंग हब बनते जा रहा है। कई बच्चे जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरा नहीं भी कर पाए, उनके लिए फॉरेन से बहुत सारा अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग का काम US और दूसरी कंट्रीज से इंडिया में आ रहा है।
तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, सारा जहाँ खुला है, नई नई अपने आप डेवलप होते जा रही है। अच्छा है, और वो सब आप बताने के लिए हैं छात्रों को कि ये तमाम विकल्प हैं। लेकिन चारू जी, एक बहुत अहम प्रश्न ये भी कि हम जब छात्र 10th कर लेता है या 12th कर लेता है, उसके बाद और जाहिर सी बात है लोग सोचते हैं पहले से भी कि क्या करियर या क्या पाथ आपको चुनना है। क्या बहुत जब आप कह रही हैं कि कैचिंग देम यंग, एजुकेशन उनको कितनी अच्छी बेहतर मिले इस पर तो फोकस हो ही, लेकिन उनके जो क्षमताएं हैं उसके आधार पर उन्हें क्या दिशा दी जा सकती है या वो क्या करियर चुन सकते हैं, इसको लेकर क्या अर्ली स्टेज काउंसलिंग या दिशा देने की कोशिश टीचरों द्वारा या स्कूल द्वारा, क्या ये भी एक अहम हिस्सा है? क्या हम ये कर रहे हैं? हाँ, या ये करना चाहिए? ये बिल्कुल एक अहम हिस्सा है। बच्चे जब देखिए शुरू से आप उनको जितना ज़्यादा एक्सपोजर दें, मुझे याद है कि क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आई थी कि मेरे फादर जो थे वो एजुकेशन फील्ड में थे, तो उनकी सोच ये थी कि भाई आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए या फिर टीचर बन जाइए, और इसी से ज़्यादा कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला। पर आज मैं रियलाइज़ करती हूँ कि क्योंकि मैं अब प्रिंसिपल हूँ तो मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं चाहे मैं इंग्लिश की क्लास अटेंड कर लूँ, चाहे मैं कोई क्रिएटिव कोई भी स्किल हो। तो आई रियलाइज़ दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू गिव द एक्सपोजर टू द चिल्ड्रन कि भाई अगर उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है, तो मैं उसको उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपोजर दूँ। एंड फॉर दैट वी like I think as I do, many of the other schools might also be doing that we approach different organizations. जैसे सर ने बोला, हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अगर हमें कुछ उनको करियर एक्सपोजर देना है तो हम स्पेशलाइज्ड पर्सन को ही बुलाना पसंद करते हैं। अगर हमें उनको फ़ौज का देना है तो हम चाहते हैं कि भाई उसी फील्ड से आएँ। अगर हम मीडिया से बात करें तो हम मीडिया वाले दें। तो बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पिछले दिनों जब मैंने देखा कि एयर इंडिया के 5 वुमेन पायलट जब मेरे यहाँ आए अपनी यूनिफॉर्म में, तो द गर्ल्स रियली हु नेवर एवर थॉट अबाउट दैट दिस कैन बी अ करियर ऑप्शन, उनके सवाल बहुत भोलेपन के थे, बहुत इनोसेंट थे कि इसमें तो बहुत पैसा लगता है। तो कुछ कुछ उनकी भ्रांतियाँ भी होती हैं हर करियर को लेके, और वो स्पेशलाइज्ड पर्सन ही उसको सही तरीके से एड्रेस कर सकता है। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एकेडमिक्स ही होती है, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल डे टू डे। और बेहतर है कि हम उन्हें ये एक्सपोजर देते रहें समय समय पर, ताकि उनको वो तमाम विकल्प दिखें कि हम ये भी चुन सकते हैं और हम इस रास्ते पर भी जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया चारू जी आपका भी, जी पंकज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा का हिस्सा होने के लिए बहुत धन्यवाद।